हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 3.3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने पिछले वाले क्लास में 1 से 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किया था, बट प्रश्न नंबर 3 में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो हमने 3 क्वेश्चन उसमें से कंप्लीट किया है और इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। टोटल प्रश्न 3 में 6 क्वेश्चन थे, तो 3 हमने पिछले वाले क्लास में करा दिया है और 3 जो हमारे रह गए थे वो हम इस क्लास में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो तीसरे का चौथा जो दिया आपको, पहले आप उसको लिखो। प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा तो दिया आपको कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा, यानी कि 10 किलोमीटर का 105 रुपये लग रहा है भाड़ा, और 15 किलोमीटर का किराया आपको, या भाड़ा कह लो या किराया, कितना लग रहा है? 155 रुपये। तो आपसे पूछा क्या है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान, जो हमसे पूछता है उसको अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे आप हल लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। ठीक है ना। जो अपन से पूछता है उसको अपन क्या करते हैं? मान लेते हैं। ये आपको दिए 10 किलोमीटर का आपको किराया कितना देना पड़ा? 105 रुपये देना पड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे देखिए नियत भाड़ा आपने x रुपये माना है और यहाँ पे 10 किलोमीटर का 105 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? नियत भाड़ा प्लस फिक्स्ड भाड़ा, और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या माना? y, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 105। ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सेकेंड समीकरण बनेगा नियत भाड़ा x प्लस 15 किलोमीटर का कितना लग रहा है? 155 रुपये। तो ये 15, और यहाँ पे देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने कितना माना? y माना है। तो ये 15y इक्वल टू 155, समीकरण नंबर 2। अब जब ये दोनों समीकरण आपको मिल गए तो यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, यानी कि पहले समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख करके सोल्व करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको ये चेक करना है कि दोनों में सबसे छोटा गुणांक चर का, यानी कि इन दोनों समीकरण में जो हमारे चर हैं एक्स वाई, इनका सबसे छोटा गुणांक क्या है? या तो -1 हो या 1 हो, उससे आसानी से मिल जाता है तीसरा समीकरण। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में हमारा सेम दिख रहा है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है। आप समीकरण 1 को भी कर सकते हो और समीकरण 2 से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 105, ये 10y को आप राइट साइड कर दो तो -10y हो जाएगा, क्योंकि इस साइड किस में है? प्लस में है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ये अब इस समीकरण से समीकरण 3 में हमें क्या करना है? इस समीकरण 3 से क्या करना है कि समीकरण 3 में जो x का मान है उसको आप चाहे समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप फर्स्ट में रख रहे हो तो वहां पे जो आपकी चाहे x या y का जो मान मिलेगा वो 0 मिलेगा, इसलिए समीकरण 1 में ना रख के हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या मिलता है? समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से रख दीजिए। x के जगह पे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और यहाँ पे कितना है? प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ से देखिए 105 को आप उस साइड ले जाओ और इन दोनों को आप क्या करो? माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे +15y है, यहाँ पे -10y है।
तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 15 में से 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 5y मिल जाएगा। और ये 155 और 105 को आप उस साइड करोगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इस साइड किस में, प्लस में है। ये हो गया 105, यानी कि y बराबर आपको क्या मिलेगा, 155 में से 105 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 50, और y के गुणे में 5 है, आप इस साइड कर दो तो किस में आ जाएगा, भगे में। और यहाँ पे y का मान कितना मिल गया, 10। यहाँ पे y का मान कितना मिल गया आपको, 10। अब इस y का मान या आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में या 3 में। तो सबसे बेटर होगा कि आप समीकरण 3 में रखो, क्योंकि आपको पंक्षांतर करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे x का मान आप निकालोगे, y का मान इस साइड है ही, रख के बस सोल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए इस पे, x इक्वल टू 105 माइनस 10, और y का मान यहाँ से रखिए कितना है, 10 है। ये x इक्वल टू 105 माइनस 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 100, यानी कि x का मान कितना मिलेगा, 5। 105 में से 100 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, 5। तो यहाँ पे देखिए, आपने नियत भाड़ा x रुपए माना था, नियत भाड़ा x रुपए माना था, तो नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने y रुपए माना था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y का मान कितना आ गया, 10। आप यहाँ पे लिख लो कि अतः नियत भाड़ा x रुपए हमने माना था, तो x का मान कितना आ गया, 5, यानी कि 5 रुपए। और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने y रुपए माना, तो इसका कितना मिला, 10 रुपए। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप किसी भी समीकरण में x y का मान रख दो, अगर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में दोनों बराबर वैल्यू आ रही है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है ना, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का पांचवा। दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लो। प्रश्न नंबर तीसरे का पांचवा। तो यहाँ पे देखिए, भिन्न आपसे पूछा है, तो भिन्न अंश और हर में होता है, अपॉन में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न हमारा क्या होगा, x अपॉन y। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी है, और कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप इस पे स्टार लगा लो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर में, अंश यानी कि हमारा भिन्न क्या, x अपॉन y है। कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 अंश में जोड़ दिया जाए और 2 हर में जोड़ दिया जाए, तो इक्वल टू हो जाता है 9/11। यानी कि जब 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि इसी भिन्न में 3 जोड़ दिया जाए अंश में और 3 जोड़ दिया जाए हर में, तो वो 5/6 हो जाती है। हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो आपसे भिन्न पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए अपॉन में, यहाँ से तीसरा समीकरण तो हमें मिलेगा नहीं, एक्स वाई का मान इतने आसानी से मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 को पहले सिंपल करते हैं। समीकरण 1 में या 1 से लिख लीजिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11x + 2 = 9y + 2 सोल्व कर दीजिए। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस इधर हो जाएगा 22 = 9y + 9 दूना के 18। 22 को आप उस साइड कर दो,
इधर 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 हो जाएगा। इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। ये 11x इक्वल टू 9y और 22 में से 18 माइनस कर दो, क्या मिलेगा? -4। 11 को आप इस साइड भेजो तो किस में आ जाएगा? भगे में, क्योंकि इस साइड इधर किस में था? गुणे में था। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही सिंपल करेंगे समीकरण 2 को। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 6 3 18, ये 5y प्लस 3 5 15। 18 को आप उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर किस में है? प्लस में है। ये 6x इक्वल टू 5y, 18 में से 15 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? -3। ठीक है ना। अब 6 को आप इस साइड भेज दो, इधर x के गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा? भगे में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 या समीकरण, इसमें क्या करेंगे कि किसी में, यानी समीकरण 3 और या समीकरण 4 से x का मान किसी एक को लेंगे और x का मान दूसरे में पुट करेंगे। यही हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। एक समीकरण से मान दूसरे समीकरण में रखना। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, थोड़ा बड़ा इसको करते हैं, समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा? रख दीजिए इसमें। x का मान आप रखोगे तो इधर क्या है? 9y -4/11 इक्वल टू, अब इसको लिखोगे, हमने 4 में रखा है समीकरण 3 का मान, तो x का मान हमने, यानी कि यहाँ पे हमने इस x का मान यहाँ से रखा है, तो x बराबर इसके जगह पे, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 5y अपॉन 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान मिलेगा। सोल्व करिए, ये हो जाएगा 6 9y -4 और यहाँ पे 11 5y -3। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54 y माइनस 6 चौके 24, इधर कितना हो जाएगा? 55 y -33। y को आप इस साइड लेके आओ, अंक को उस साइड कर दो। ये 54y -55 y इक्वल टू -33, -24 से इसको इस साइड लेके आओगे तो +24 हो जाएगा। माइनस कर दो तो -1y मिलेगा, क्योंकि 55 में से 4 माइनस करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है ना। और 33 में से 24 को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा? -9। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना मिलेगा? 9। तो आपको y का मान मिल गया। अब y का मान मिल गया तो x का मान भी निकालना बहुत आसान है, कि इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण 3 में। तो x इक्वल टू 9 इंटू वाई का मान कितना? 9 है, -4/11। सोल्व कर दीजिए, 9 y 81 -4 अपॉन 11। अब 81 में से 4 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 77/11। भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 बार में, यानी कि x का मान कितना मिल गया? 7। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था? भिन्न पूछा था, और भिन्न आपने क्या माना है? x अपॉन वाई। x का मान कितना मिला? 7। y का मान कितना मिला? 9। यानी कि जो हमसे भिन्न पूछा था क्वेश्चन में, भिन्न का मान कितना आएगा? 7/9। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। आपसे पूछा था कि अंश माना, सबसे पहले हमने आपसे पूछा क्या था कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो होता है अंश अपॉन हर का होता है, यानी कि बटे का होता है। तो ऊपर का जो होता है वो हमारा अंश होता है, नीचे को अपन क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यहाँ पे भिन्न हमने मान लिया कि माना अंश x है तथा हर क्या है? y है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? x अपॉन y। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा था कि अगर भिन्न में, यानी कि अंश में जो भिन्न हमारा है
उसमें क्वेश्चन में क्या था कि अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है हमारा 9/11। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर कहा कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हमने एक समान मतलब सरल समीकरण बनाया। इन दोनों समीकरण को हमने सोल्व किया। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें x बराबर 9y माइनस 4/11 मिला, जिसे हमने ये समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब समीकरण 2 को भी हमने सोल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमें x बराबर 5y माइनस 3/6 मिल गया। अब 3 और 4 समीकरण से आप x का मान या तो समीकरण 3 का मान आप समीकरण 4 में रख दो या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख दो तो आपका सेम वैल्यू मिलेगी एक्स वाई का। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दिया, यानी कि x के जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया जो समीकरण 3 में दिया हुआ था, और ये इक्वल टू इतना था। इसको हमने सोल्व किया तो y का मान 9 मिल गया। अब जब y का मान आपको मिल गया तो आप किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल सकते हो। तो हमने समीकरण 3 में रखा तो यहाँ पे x का मान हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो आपसे क्या पूछा था, भिन्न पूछा था, और भिन्न आपने क्या माना x/y, अंश और हर आपने क्या माना है, अंश आपने माना था x और हर माना था y, यानी कि भिन्न हमारा क्या होगा x/y, और x का मान कितना आ गया 7, और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 9, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा 7/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो आप इस पे स्टार लगा लेना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट इस एक्सरसाइज का, प्रश्न तीसरे का छठा क्वेश्चन। और देखिए आप बोर्ड एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, आप हर एक क्वेश्चन को टच करो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पे आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जितने तक आपका क्वेश्चन जितने स्टेप तक आपका क्वेश्चन सही रहेगा उतने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। जहाँ से अगर कोई क्वेश्चन मान लो कि आपको आ रहा है, आप सोल्व कर रहे हो, बाद में आपका चल के आंसर गलत आ गया, या कहीं स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप का क्या अर्थ होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक किया, इसके बाद हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ से आपका नंबर कटेगा, बट ये जो आपका राइट है इसका आपको नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न तीसरे का छठा। प्रश्न तीसरे का छठवां क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे पिता और पुत्र की बात कही जा रही है। पिता जैकब है और पुत्र यानी कि जैकब और उसके पुत्र की बारे में बात कही जा रही है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी करा है और एक एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 में भी किया हुआ है। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और इस पे आप स्टार लगा लो। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए किसके बारे में कही जा रही है, जैकब और उसके पुत्र की। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे जैकब लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पुत्र। यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की बात कही गई है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। फिर क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व। फिर इसमें दिया है कंडीशन 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। इसके बाद वर्तमान आयु जो है, ये जैकब इस पुत्र का पिता है, इसको मान लेंगे इसकी वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y। जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, x वर्ष, और यहाँ पे 5 वर्ष बाद कह रहा है तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे। फिर ऐसे ही पुत्र में यानी कि y + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद जब बाद की बात आती है ना तो उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई है तो वर्तमान आयु में 5 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, पूर्व में माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं, और ये भी हो जाएगा y - 5।
क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात है और यहाँ पे 5 वर्ष बाद की है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद वाले में। ये जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु और यहाँ पे है उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु। कह रहा है कि पिता की आयु यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पुत्र में। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे जैकब की पूर्व की आयु और यहाँ पे उसके पुत्र की आयु लिखेंगे पूर्व की। ठीक है ना, कह रहा है कि 7 गुनी तो पुत्र की आयु में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से सुनिए, जैकब और उसके पुत्र की इस क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में दिया गया है। जैकब और उसके पुत्र की, तो हमने मान लिया वर्तमान आयु और एक में मान के ये तो हमने मान लिया, बट यहाँ पे दिया है आपकी बुक में कि 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन। तो जैकब की वर्तमान आयु हमने x मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। तो 5 वर्ष बाद तो यहाँ पे x वर्तमान आयु में 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 5 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो वर्तमान आयु में 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो टेबल रहा। प्रश्न में क्या कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे इसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समीकरण मिल गया है, तो इसको आप क्या करो, एक बार इसको सही से सॉल्व कर लो, यानी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 3 × 5 = 15। ये हो गया हमारा, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसको भी एक स्टेप सॉल्व करेंगे। ये x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो आप इन दोनों समीकरण में देखो किसका गुणांक छोटा है। आप एक स्टेप और सोल्व कर सकते थे, 5 को उस साइड ले, फिर हम बाद में जब करेंगे तीसरा जो समीकरण बनाएंगे उसमें भी कर सकते हैं, या अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो अंक है उसको एक साइड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा -3y, ये 15 - 5 यानी कि x - 3y = क्या हो गया, 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। जो कंडीशन दिया था इसको हमने सोल्व किया है बस। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए x - 7y = -35 और ये +5, यानी कि x - 7y = क्या आ जाएगा, -30। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में देखिए कि किस चर का गुणांक 1 और -1 है, तो दोनों हमारे सेम दिख रहे हैं। इसमें भी x का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है। दोनों में से किसी समीकरण से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से ले लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 10 + 3y, इधर 3y माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर रख दीजिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x के जगह पे क्या हो जाएगा, 10 + 3y - 7y = -30। इसमें हमने x के जगह पे यहाँ से रखा है। ठीक है, सोल्व करिए, 10 को उस साइड भेजिए और 7 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। ये -30, ये -10 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में तो उस साइड माइनस में। -4y = ये हो जाएगा -40। ये -4 को आप क्या करो, -4 को आप इधर भेज दो, किस में आ जाएगा, भगे में आएगा, क्योंकि इधर किस में, गुणे में। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 10। क्या आ गया, 10। जब y का मान आ गया तो आप x का मान निकाल सकते हो, समीकरण 3 में रख दीजिए।
पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। x इक्वल टू 10 + 3y है, y का मान 10 रखेंगे। x का मान क्या मिल गया, ये 10 प्लस 3 का 10 में करोगे 30, यानी कि x का मान कितना मिल गया, 40। यहाँ पे देखिए x और y का मान मिला, और x आपने वर्तमान आयु माना था जैकब का, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु आपने y माना था। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, बॉक्स बना करके। अतः जैकब की वर्तमान आयु x हमने माना था तो कितना आ गया, 40, तथा पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा है, वर्तमान आयु आपने क्या माना है, y, और y का मान कितना आया, 10 आया है, यानी कि 10 वर्ष, और ये हमारा हो गया 40 वर्ष। यानी कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10 वर्ष होगा। ये आपसे पूछा था, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना, 40 और 10। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 3.4, और उसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। आप देखना ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।